गरीब भाभी की 3 संस्कारी नंद। आज तो काम करते हुए मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, मालकिन से जल्दी छुट्टी ले लेती हूँ और घर चली जाती हूँ। कौशल्या अपनी मालकिन से जल्दी छुट्टी लेती है और घर निकल जाती है। रास्ते में वो अपने लिए दवाई भी ले लेती है और घर पहुंचते ही सबसे पहले वो अपनी बेटी से कहती है, शेफाली, कहाँ पर हो तुम? जाओ, थोड़ा मेरे लिए खाना लेकर आओ ताकि मैं दवाई खा सकूं। क्या हुआ माँ आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बेटी, अब क्या बताऊं तुझे, दिन प्रतिदिन उम्र के साथ साथ हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं। अब तो कभी घुटनों में तो कभी कमर में दर्द होने ही लगता है। कौशल्या की ये बात सुनकर बाकी की दोनों बेटियां प्रिया और राधा उसके हाथ और पैरों को दबाना शुरू कर देती हैं। हमारे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम ऐसी मालिश करेंगे कि आपका दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। हाँ माँ, लाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ की सेवा करती हैं और उनके हाथ पैर दबाती हैं। वहीं कौशल्या का एक बेटा भी था जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। कौशल्या अपने इस छोटे से परिवार के साथ खुश रह रही थी, लेकिन कौशल्या की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती जा रही थी, जिसके चलते घर के सारे काम उसकी तीनों बेटियों को ही करने पड़ रहे थे और इस वजह से वो तीनों अपनी पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। कल मेरा एग्जाम है और मैंने सही से तैयारी भी नहीं की। पता नहीं कल मैं क्या ही लिख पाऊंगी। एग्जाम तो हमारी भी है, पर हम लोग करें भी तो क्या? हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। एक तरफ माँ की सेवा करनी तो दूसरी तरफ घर के काम करने। तभी वहाँ पर चिराग आ जाता है और अपनी तीनों बहनों को परेशान देख उनसे पूछता है, क्या हुआ? तुम तीनों परेशान क्यों हो? अपने भाई को देखकर शेफाली कहती है, भैया, दरअसल बात यह है कि घर के कामों की वजह से हम अपनी पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऊपर से माँ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब रहती है। भैया, अगर आप कहो तो हम आपके लिए कोई लड़की ढूंढ देते हैं जो समझदार हो और इस घर को अच्छे से संभाल सके। मेरी प्यारी बहनों, सच बताऊं तो मुझे तुम्हें ये बहुत पहले से ही बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे बात यह है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करना चाहता हूँ। बस तुम तीनों एक बार उससे मिल लो। ये सुनकर उसकी तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं। तो फिर आप भाभी को लेकर क्यों नहीं आ रहे हो घर पर? दरअसल बात यह है कि शिवन्या के सौतेले माता पिता इस शादी के खिलाफ हैं, क्योंकि उनको शिवन्या की प्रॉपर्टी चाहिए, जिसकी वजह से शिवन्या के माता पिता अपने पसंद के लड़के से उसकी शादी करवाना चाहते हैं ताकि उसकी जायदाद हड़प सके। और शिवन्या थोड़ा काली भी है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक गम और बैठा हुआ है। कहीं मैं उसके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर चिराग की तीनों बहनें कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन जब चिराग शिवन्या से मिलने के लिए जाता है तो शिवन्या बहुत रो रही होती है। अब या तो तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मेरे माता पिता किसी अमीर घराने में मेरी शादी करवाना चाहते हैं और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। वैसे ही मेरे रंग की वजह से मेरे सौतेले माता पिता ने मुझे बहुत ताने दिए हैं, जिसका गम आज तक मेरे दिल में बैठा हुआ है। और इस रंग की वजह से मुझे डर भी लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। शिवन्या की बात सुनकर चिराग के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, जिसके चलते वो उसी दिन मंदिर में जाकर शादी कर शिवन्या से उसे घर ले आता है, जहाँ पर शिवन्या की तीनों गोरी ननंद उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती हैं। आओ भाभी, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। शिवन्या अपनी तीनों ननंद को देखकर अजीब मुंह बना लेती है। उसे अपनी तीनों ननंद बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कहीं उसकी नंद गोरी होने की वजह से अपना घमंड ना दिखाएं, जिसकी वजह से वो अपनी तीनों ननंद से बहुत कम बोलती है। ओह गॉड, तुम तीनों कितनी टिपिकल टाइप की लड़की हो। तुम्हें तो आजकल के फैशन की तरह रहना ही नहीं आता। खैर, अब तुम्हें क्या ही बोलूं। शिवन्या का बर्ताव देखकर राधा, प्रिया और शेफाली को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी अपनी भाभी के साथ बहुत अच्छे से रहती। उसे किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती तो वो उसकी हमेशा मदद करती हैं। शादी के कुछ समय बाद शिवन्या गर्भवती हो जाती है, जिसमें उसकी तीनों संस्कारी नंद उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती हैं। भाभी जी, आप ये सब क्यों उठा रही हो? चलो आप आराम करो, और भारी सामान उठाने की आपको जरूरत नहीं है, ये सब मैं उठा लूंगी। राधा पानी की बाल्टी उठाकर वहां से ले जाती है। ऐसे ही जब शिवन्या का कुछ खाने का मन करता है तो उसकी ननंद शेफाली उसके लिए बना देती, तो वहीं प्रिया घर की सारे काम कर लेती, जिसके चलते शिवन्या को कुछ भी करना नहीं पड़ता। अपनी ननंद का ये प्यार देखकर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो धीरे धीरे उनके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है। लेकिन एक दिन चिराग को जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसके चलते
वो बहुत ज्यादा परेशान होकर घर पहुंचता है। मुझे तो नौकरी से निकाल दिया। गलती मेरी नहीं थी बल्कि किसी और की थी और उसने मुझे फंसा दिया। मैंने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या करूं? मेरा तो रेज्यूमे डाटा भी कैंसिल कर दिया है। अब मुझे इस लाइन में कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं भैया, जब तक आपको कहीं नौकरी नहीं मिलती तब तक हम तीनों बहनें आपकी मदद करने के लिए नौकरी करेंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया नहीं था कि तुम्हें कहीं जाकर नौकरी करनी पड़े। अरे मैं खुद ढूंढ लूंगा कोई अच्छी नौकरी। भैया, हम आपकी बहनें ही नहीं बल्कि छोटे भाई भी हैं जो मुसीबत में हमेशा आपके साथ रहेंगे, और हमें किसी से कम मत समझो भैया। देखना, बहुत जल्द हमें नौकरी मिल जाएगी और घर की परेशानियां भी सब दूर हो जाएंगी। अगले ही दिन से तीनों बहनें नौकरी ढूंढना शुरू कर देती हैं। तो वहीं चिराग की नौकरी छूटने की वजह से घर में बहुत सी परेशानी आने लगती है। यहाँ तक कि शिवन्या को अच्छा खाने को भी नहीं मिल पाता। ये देख अब शिवन्या को सिर्फ अपनी ननद से ही उम्मीद होती है। जब भी वो पूरे दिन नौकरी ढूंढ कर बाहर से आया करती तो शिवन्या उन्हें पानी लाकर देती और उनके लिए खाना बना कर रखती। भाभी जी, आपके घर के काम करने की अब आपको जरूरत नहीं है। हम आने के बाद कर लिया करेंगे, आप सिर्फ आराम किया करो। तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? ऊपर से तुम बहुत मेहनत कर रही हो। अगर कुछ काम कर भी लूंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मुझे लगता था कि कहीं तुम अपनी गोरी रंग की वजह से घमंड न दिखाओ, लेकिन तुम तीनों तो दिल की बहुत अच्छी हो। पता नहीं मैंने कौन से अच्छे काम किए थे जो मुझे इतनी प्यारी ननद मिली। शिवन्या का ये प्यार देखकर उसकी तीनों ननद बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही रोजाना वो काम ढूंढने जाती हैं और शाम को निराश होकर आई शिवन्या रोजाना उनसे एक ही सवाल पूछती, आज तुम तीनों में से किसी को काम मिला या नहीं? नहीं भाभी, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमें कहीं काम मिल जाए, लेकिन मिल ही नहीं रहा। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, ये तो तुम जानते ही हो। शिवन्या की बातें सुनकर उन तीनों को थोड़ी तसल्ली मिलती। ऐसे ही कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों को कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता है, जिसके चलते वो तीनों बहुत खुश होती हैं। अब वो तीनों नौकरी करके अपने घर की जरूरत को पूरा करने लगती हैं। ये देख शिवन्या को बहुत खुशी मिलती है। तीनों बहनों के एक साथ नौकरी करने पर घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद शिवन्या का 9वां महीना भी आ जाता है और एक दिन उसे बहुत तेज लेबर पेन उठता है, जिसके चलते उसकी तीनों संस्कारी ननद उसे अस्पताल में लेकर जाती हैं। हे भगवान, मेरी भाभी और आने वाले बच्चे को स्वस्थ रखना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस भगवान करे कि सब कुछ ठीक ही हो। तभी वहाँ पर चिराग बहुत खुश होकर आता है। तुम तीनों को एक खुशखबरी देनी है मुझे। एक बहुत बड़ी एम्बिशियस कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब तुम तीनों को नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुशी से अपने भाई को गले लगा लेती हैं। तभी डॉक्टर आता है। मुबारक हो, आपके पेशेंट को एक बहुत प्यारा बेटा हुआ है और बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ है। आप सब जाकर उनसे मिल सकते हो। डॉक्टर की बातें सुनकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। जिसके बाद वो सभी शिवन्या को मिलने जाते हैं। अब उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जिसके बाद शिवन्या अपनी तीनों संस्कारी ननद और अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मायका वर्सेस ससुराल। 11 बज गए हैं, परिधि उठने वाली होगी, जल्दी से उसे चाय दे आती हूँ। मधु जल्दी से चाय लेकर अपनी बेटी के कमरे में आती है। अरे ये क्या परिधि, अभी तक सो रही है? चल बेटी उठ जा। मम्मी बस 10 मिनट और सोने दो ना। अरे 11 बज गए हैं, मगर तेरा ये 10 मिनट अभी तक खत्म नहीं हुआ। चाय रख दी है मैंने, किचन में जा रही हूँ वरना सब्जी जल जाएगी। मधु जैसे ही जाने लगती है कि तभी परिधि बिस्तर से उठकर अपनी माँ को गले से लगा लेती है। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी मम्मी, थैंक यू सो मच। आप मेरी खुशियों का कितना ख्याल रखते हैं। बस बस अब माँ को ज्यादा मक्खन मत लगा, चाय रखी है पी लेना। माँ सिर्फ सूखी सूखी चाय दोगे ना? बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मुझे ना मशरूम टिक्का खाना है मेरी प्यारी मम्मी। आप बनाओगी ना मेरे लिए मशरूम टिक्का? अरे क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए। चल तू जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जा, तब तक मैं मशरूम टिक्का बना कर रखती हूँ। परिधि जल्दी से रेडी होकर खाने की मेज पर आ जाती है और अपनी माँ के हाथों का बना गर्मा गर्म मशरूम टिक्का खाने लगती है। माँ क्या बात है, आपने कितना टेस्टी मशरूम टिक्का बनाया है, खाकर मजा ही आ गया। अरे वाह माँ, देखो बाहर बारिश शुरू हो गई है, प्लीज मेरे लिए थोड़े पनीर के पकौड़े भी बना दो। परिधि आखिर कब तक तू अपनी सारी फरमाइश मुझे ही देती रहेगी? अब तू बड़ी हो गई है,
तू खुद भी खाना बनाना और घर के काम करना सीख ले, वरना कल को जब तू शादी करके ससुराल जाएगी तो क्या करेगी वहाँ। माँ, मैं तो अपने ससुराल जाकर भी बिल्कुल ऐसे ही ऐश करूंगी जैसे कि अपने मायके में करती हूँ। परिधि बेटी, तू जानती है एक लड़की के लिए उसका ससुराल कभी उसका मायका नहीं बन सकता, क्योंकि जब एक लड़की शादी करके किसी और के घर जाती है तो बहुत से नए रिश्ते उससे जुड़ते हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां उस पर आ जाती हैं। जब मेरी शादी तेरे पिताजी से हुई थी तो मैं भी हर लड़की की तरह हजारों सपने लेकर ससुराल आई थी, जिन्हें मैं अपने मायके में पूरा नहीं कर पाई थी। सोचा था कि शादी के बाद अपने ससुराल में उन सभी सपनों को पूरा करूंगी, मगर मायका मायका ही होता है, इसीलिए मैंने तुझे मायके में कोई कमी नहीं दी। माँ, मैं आपकी बातों को और आपके जज्बातों को समझती हूँ, मगर अब जमाना बदल चुका है। अच्छा, अब मुझे रिया के घर उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं रेडी होने जा रही हूँ। जमाने के साथ चलने वाली परिधि बहुत ही खुश मिजाज और जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की है, मगर क्या ससुराल को लेकर परिधि के सपने पूरे होंगे? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और परिधि की शादी एक अमीर खानदान में गायत्री के छोटे बेटे लविश से पक्की हो जाती है और शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। एक रात, अरे परिधि बेटी, तू अब तक जाग रही है? माँ, मैं सूटकेस में सामान रख रही थी। देखो माँ, मैं ये सब कुछ अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊंगी, क्योंकि इन गुड्डे गुड़ियों और इन ड्राइंग्स के साथ मेरे मायके की यादें जुड़ी हैं। अगले दिन बड़े धूमधाम से परिधि और लविश की शादी हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास गायत्री उसका गृह प्रवेश कराती है। आओ परिधि बहू, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। अंदर आने के बाद परिधि अपना घूंघट उतार देती है, जिसे देखकर गायत्री गुस्से में कहती है, परिधि बहू, शायद तुम भूल रही हो कि अब तुम सिंधिया परिवार की बहू हो और इस घर की बहुओं के सर से पल्ला नहीं उतरता। आइंदा इस बात का ध्यान रखना। जी मम्मी जी। परिधि के साथ ऐसा होता देखकर गायत्री की बड़ी बहू सौम्या को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये सब उसके साथ बीत चुका था। माँ जी, सारी रस्में तो हो गई हैं, क्या मैं देवरानी जी को कमरे में छोड़ाऊं? 1 मिनट, जरा रुको। परिधि बहू, इस सूटकेस में क्या है, इसे खोलो। अपनी सास के कहने पर परिधि अपना सूटकेस खोल देती है, जिसे देखकर गायत्री कहती है, अरे बहू, ये क्या रद्दी भरकर रखा है इसमें? मैंने लविश का रूम नए तरह से तैयार करवाया है, वहाँ फर्नीचर से लेकर सब सामान नया सेट है। एक काम कर, ये सब कबाड़ स्टोर में रूम में रख दे अपने। मगर मम्मी, अगर ये सामान भाभी के साथ उनके कमरे में चला जाएगा तो क्या दिक्कत है? हाँ ना, मैंने तुझे जितना करने को कहा है उतना ही कर। अपनी सास के इस बर्ताव को देखकर परिधि मन में सोचती है, शादी के बाद एक लड़की का सिर्फ घर नहीं बदलता, उसकी दुनिया बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है आखिर? शादी के पहले दिन परिधि अपने कमरे में सो रही होती है, तभी गायत्री सुबह सुबह उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है। नई बहू, अरे ओ नई बहू, सुबह के 5 बजने वाले हैं, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाओ। जी बस 5 मिनट में आती हूँ मम्मी जी। कल तक जो परिधि अपने मायके में 11 बजे तक सोकर उठती है, शादी के बाद अब उसे सुबह के 5 बजे उठना पड़ता है। परिधि जल्दी से रेडी होकर रसोई में आती है। बहू, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है, इसीलिए तुझे अपने पहले रसोई में छोले, पूरी, खीर, राजमा चावल, 3-4 तरीके की मिठाई, ये सब बनाना है। भाभी, मेरे लिए मिठाई में गुलाब जामुन जरूर बनाना प्लीज, और छोले भटूरे भी बना लेना। जैसे ही परिधि गैस ऑन करने जाती है तो गायत्री कहती है, बहू, तुझे अपनी पहली रसोई की रस्म इस गैस चूल्हे पर नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हे पर पूरी करनी है, वहाँ आंगन में जा, क्योंकि आज तेरा पहला दिन है। ये सुनकर परिधि चिंता में पड़ जाती है। पता नहीं मैं ये रस्म कैसे पूरी करूंगी। आज से पहले मैंने चूल्हे पर कभी खाना नहीं बनाया, पता नहीं इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी। काश माँ यहाँ होती। बेचारी नई नवेली परिधि भरी गर्मी में आंगन में बैठकर चूल्हे पर सारा खाना बनाती है। तभी उसे अपने मायके की याद आती है। मधु किचन में खाना बना रही होती है, तभी परिधि वहाँ आती है। मम्मी, आप पास्ता में नमक डालना भूल गई हैं। तभी रसोई में चारों तरफ फैले मिर्च के धुएं से वो खांसने लगती है और गर्मी से भी भीग जाती है। अरे ये क्या हुआ मेरी बच्ची, ये ले पानी पी और जाकर अपने कमरे में बैठ। यहाँ गर्मी हो रही है, मैं तेरे लिए दूसरा पास्ता बना कर लाती हूँ। अचानक चूल्हे के आंच से परिधि का हाथ जल जाता है और वो अपने मायके की याद से बाहर आ जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है।
परिधि को अपने ससुराल में साड़ी पहनना और घूंघट में रहना पड़ता, साथ ही सुबह सबसे पहले जल्दी उठना और सारा दिन काम करना बहू बनने के बाद ससुराल के हर दिन की रोजमर्रा का हिस्सा होता है। जब से मेरी शादी हुई है मैं माँ से मिलने एक बार भी नहीं गई। माँ से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। आज मायके चली जाती हूँ। लविश, आप ऑफिस जा रहे हैं ना? क्या आप मुझे रास्ते में मेरे मायके छोड़ देंगे? हाँ परिधि, क्यों नहीं। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। परिधि तैयार होकर जैसे ही लविश के साथ जाने लगती है तभी गायत्री कहती है, परिधि बहू, कहाँ जा रही हो? वो मम्मी जी, मैं मेरे मायके जा रही हूँ। माँ की बहुत याद आ रही है, सोचा उन्हें मिलाऊं। बहू, तुम इस घर की बहू हो और तुम अपनी मर्जी से मायके जा रही हो। एक बार भी अपनी सास को बताना जरूरी नहीं समझा, और तो और अपने मायके जाने से पहले मुझसे पूछा ही नहीं। कहीं नहीं जाओगी तुम। ये सुनकर परिधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी सागर कहता है, अरे गायत्री जी, कभी कभी तो आप हद ही कर देती हो। अरे बहू अपने मायके ही तो जा रही है, अब तुम उस बेचारी बहू पर ज्यादती कर रही हो। माँ जरा सोचिए, आज अगर परिधि की जगह हमारी आहाना होती और उसकी सास उसे उसके ससुराल से हमारे घर नहीं आने देती तो कितना बुरा लगता। फिर परिधि भी तो बहू होने के साथ किसी की बेटी है। शादी के बाद एक लड़की अपना घर बार छोड़कर आखिर क्यों अपनी मर्जी से जी नहीं सकती? क्यों अपनी मर्जी से अपने मायके नहीं जा सकती? क्या कुछ नहीं करती वो खुद को अपने ससुराल में ढालने के लिए? अपनी खुशी, अपने शौक, यहाँ तक कि अपना सरनेम भी बदल देती है। ऐसे में अगर उसके ससुराल वाले भी उसे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? सभी के समझाने पर गायत्री को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो परिधि के पास आती है। परिधि बहू, अपनी सास को माफ कर देना। शादी के पहले दिन से मैंने तुझे बंदिशों में बांध कर रखा, मगर अब नहीं। तू अपने मायके जा सकती है। जैसे मेरे लिए मेरी बेटी आहाना है, वैसे ही अब से तू और सौम्य बहू भी है। उस दिन के बाद से परिधि को अपना ससुराल पराया घर नहीं बल्कि मायके जैसा लगने लगता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर हर लड़की के लिए उसके ससुराल का घर आंगन खुशियों भरा हो जाए तो किसी भी लड़की का मन शादी के बाद अपने मायके की यादों में नहीं घुलेगा।